हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बातें बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए। शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रस्ताव को लेकर। प्रस्ताव अर्थात मोशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत। इससे पहले हमने प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर ली और जो हमने 4 प्रस्ताव देखे थे कि कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, उनमें से 2 प्रस्ताव पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, वो 2 प्रस्ताव जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं उनके नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज हम एक प्रस्ताव है सहायक प्रस्ताव, यानी कि सब्सिडरी मोशन। तो सहायक प्रस्ताव सब्सिडरी मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सहायक प्रस्ताव, सहायक, हेल्प, एक तरीके की हेल्प नहीं लग रही, सहायक यानी कि किसी का सहायक होना, हेल्पर या हेल्पिंग हैंड आप कह सकते हैं। तो सहायक प्रस्ताव, सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी, आपने सब्सिडी सुनी भी होगी। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी आती है ना, खातों में आती है, गैस के ऊपर मिलती है सब्सिडरी, या फिर आप खेतों के लिए यूरिया वगैरह खरीदते हैं, उस पर भी सब्सिडी होती है। तो सब्सिडी एक तरीके की सहायक राशि ही होती है जो आपकी हेल्प के लिए दी जाती है, यानी कि ज़्यादा बोझ, वजन आप पर, हम सब पर ना पड़े। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से छोटी सी हेल्प की जाती है सब्सिडी के रूप में। तो आप इसके शब्द से भी समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है। कई बार अब जो शब्द होते हैं ना, वो ही अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो ही अपना अर्थ बता रहे होते हैं। इसी तरीके से ये शब्द यानी कि सहायक प्रस्ताव भी अपना आप को डिफाइन कर रहा है, अपने आप को परिभाषित कर रहा है। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या इसकी मूल तत्व हैं। इस श्रेणी के प्रस्ताव किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर करते हैं। पहली बात है, सहायक प्रस्ताव है तो हमेशा सहायक चीज़ तो किसी न किसी पर निर्भर करेगी ही। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि सहायक प्रस्ताव किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर होते हैं, किसी अन्य प्रस्ताव पर डिपेंड होते हैं, या अन्य प्रस्ताव से संबंधित होते हैं। या तो ये किसी से इनका रिलेशन होता है, किसी दूसरे प्रस्ताव से संबंधित होते हैं, या फिर किसी पर डिपेंड होते हैं। इनका अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। और मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही, जो मूल प्रस्ताव हमने पढ़ा था, सबसे पहले मूल प्रस्ताव के बाद जो हमने 2 प्रस्ताव देखे, उसमें जो नंबर 1 था वो मूल प्रस्ताव ही था। देखिए, एक प्रस्ताव तो आपको अभी पता चल गया है। तो मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही के संदर्भ के बिना ये सदन का निर्णय बताने योग्य नहीं होते। हमने इससे पहले जो प्रस्ताव देखे थे उसमें हमने बात करी थी कि जो प्रस्ताव है वो अभिव्यक्ति करता है सदन के फैसले को, एक्सप्रेस करता है, बताता है सदन के फैसले को। पर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मूल प्रस्ताव या जो सदन की कार्यवाही होती हैं उनके बिना, उनके संदर्भ के बिना ये सदन का निर्णय बताने योग्य नहीं है, नहीं होता, क्योंकि पहले ही है अपने आप को ये शब्द डिफाइन कर रहा है, सहायक प्रस्ताव है ये। तो एक तरीके का आप हेल्पिंग हैंड कह सकते हैं, हेल्पर, सब्सिडरी प्रस्ताव कह रहे हैं। चलिए अब इसकी 3 श्रेणियां हैं जो सहायक प्रस्ताव हैं। सहायक प्रस्तावों की 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 अनुषंगी प्रस्ताव, जिसे हम बोलते हैं एंसिलरी मोशन। नंबर 2 प्रतिस्थापक प्रस्ताव, जिसे हम बोलते हैं सुपरसीडिंग मोशन। नंबर 3 है संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स। तो ये 3 तरीके की श्रेणियां हैं इसकी, किसकी? सहायक प्रस्ताव की। अब देखते हैं तीनों को अलग अलग कि अनुषंगी प्रस्ताव में क्या होता है, प्रतिस्थापक में, और साथ ही साथ संशोधन प्रस्ताव में क्या होता है। अनुषंगी प्रस्तावों को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अग्रेतर कार्यवाही, अग्रेतर यानी कि आगे की कार्यवाही, तो अग्रेतर कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में सदन की प्रथा द्वारा मान्यता दी गई है। तो अनुषंगी जो प्रस्ताव होते हैं वो सदन की विभिन्न प्रकार की आगे आने वाली जो कार्यवाही हैं उनको उनका एक नियमित उपाय के रूप में है ये अनुषंगी प्रस्ताव। और इसको सदन की एक प्रथा के तौर पर, ऐसा नहीं कि सदन के जो मामले हैं, सदन का भी एक अपने रूल्स और रेगुलेशन चलाने के लिए कुछ बुक्स है, जैसे हमारा देश चलाने के लिए संविधान है, इसी तरीके से सदन के नियम कानून भी कहीं लिखे गए होंगे, तो उसमें ये बात नहीं लिखी गई है। पर प्रथा के तौर पर, प्रथा क्या होती है? प्रथा वो चीज़ होती है जो हम पहले से अपने पेरेंट्स से देखते आए थे,
या एक लंबे समय से जो हमारे फैमिली में, हमारे समाज में चल रही है, आज हम फॉलो कर रहे हैं, आगे चल के आगे आने वाली हमारी जनरेशन फॉलो करेगी। तो एक लंबे समय से बस प्रथा के तौर पर लिखा नहीं है, ऐसा कहीं देखा नहीं है कि हाँ हमारे पास प्रूफ है कि ये चीज़ ऐसी लिखी थी, हम इसको देखकर ऐसा कर रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है, ये सबूत है, नहीं, बस प्रथा चलती आ रही है कि हमारे यहाँ ये चीज़ ऐसे होती है तो बस ऐसे होती है। क्यों होती है, क्यों, क्या साइंटिफिक रीज़न है, ये चीज़ें कुछ नहीं होती, बस ये है कि हमने देखी अपने पेरेंट्स को करते हुए, अब हम कर रहे हैं, आगे आगे आने वाली हमारी जनरेशन करेगी। तो यही चीज़ है कि एक सदन की प्रथा के द्वारा मान्यता दी गई है इसको, अनुषंगी प्रस्तावों को। और क्या बात की गई है कि जैसे कि विधेयक को एक प्रवर या संयुक्त समिति, अब ये प्रवर समिति क्या होता है, संयुक्त समिति क्या होती है, जब हम समितियों के बारे में जानेंगे, समितियों पर चर्चा करेंगे तो सभी डिटेल्ड से देखेंगे। एक बात है, आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप ये पार्लियामेंट की पूरी सीरीज फॉलो कर लेते हैं तो आपको 90% तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 10% की गारंटी में इसलिए नहीं रहती, भाई कोई क्वेश्चन कई बार कहीं से भी पूछ लिया जाता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछे ही छोड़ने के लिए जाते हैं। वो आपकी समझदारी देखते हैं कि आप ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं या फिर आगे आने वाले प्रश्न पर बात करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 100% सारे ही प्रश्न आपको आते हों या सभी आप हल करके आएंगे। पर हाँ, इतना है कि अगर आप ये पार्लियामेंट की पूरी सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं तो 90% आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे आप। और उसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ एक बात और है, FB पर मैं लाइव आऊँगी संडे के दिन, जिसमें आपको रिव्यू दूंगी सारी बुक्स का, जितनी भी पॉलिटी से संबंधित अच्छी राइटर की बुक्स हैं, जिसको भी आप लोग पढ़ते हैं, प्रेफर करते हैं, उनके रिव्यू दूंगी कि सबसे पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी पढ़ने की तो शुरुआत कैसे करें, उसके बाद कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं और उनमें से भी सबसे पहले आप कौन सी पढ़ें। क्योंकि देखिए अपने आप में सभी सारी बुक्स अच्छी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी में, पर आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में सबसे पहले कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो बुक्स लेनी चाहिए जिसकी भाषा थोड़ी आसान हो, यानी कि जो हमारी समझ में आए। बुक सारी ही अच्छी हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, विधेयक को एक प्रवर या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि सौंपा जाता है। क्या बात की गई है कि जैसा कि विधेयक को एक प्रवर या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाए या किसी विधेयक पर विचार किया जाए या उसको पास किया जाए, तो ये कुछ बातें अनुषंगी प्रस्ताव में होती हैं, यानी कि उसको सोचते हैं कि या तो इसको प्रवर समिति के पास भेज देते हैं या संयुक्त समिति के पास भेज देते हैं, या फिर इस विधेयक पर कुछ विचार विमर्श कर लिया जाए या फिर इसको पास कर दिया जाए। तो ये कुछ बातें होती हैं अनुषंगी प्रस्तावों में। अब बात करते हैं हम प्रतिस्थापक प्रस्ताव के बारे में। किसी अन्य प्रश्न पर वाद विवाद के दौरान, कब, जब किसी अन्य प्रश्न पर कोई डिबेट अर्थात वाद विवाद होता है, तो उसी के बारे में बात की गई है कि किसी अन्य प्रश्न पर वाद विवाद के दौरान प्रस्तुत जो ये प्रतिस्थापक प्रस्ताव है वो किसी अन्य प्रश्न पर जब वाद विवाद डिबेट हो रही हो तब प्रस्तुत किया जाता है। तो पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, उस प्रश्न का स्थान लेने के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है जिस पर वाद विवाद हो रहा था, जिस प्रश्न पर, इस कारण से उस प्रश्न पर वाद विवाद के कारण इसको प्रतिस्थापक प्रस्ताव को पेश किया गया और उस प्रस्ताव का, उस प्रश्न का स्थान लेने के लिए इस प्रतिस्थापक प्रस्ताव को पेश किया जाता है। परंतु ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी पर निर्भर होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। हाँ बिल्कुल, जिस प्रश्न पर डिबेट हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, चर्चा परिचर्चा हो रही है, उनका स्थान लेने के लिए तो इनको प्रस्तुत किया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि अपने किसी पर निर्भर है, नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। क्लियर? तो ये बात हमने देखी, ये अपने आप में स्वतंत्र है प्रतिस्थापक प्रस्ताव। साथ ही साथ और इसके क्या पॉइंट्स हैं, कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंध में इसे पेश कर सकता है, यानी कि इसको कोई सदस्य अगर इसको पेश करना चाहता है तो वो किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव, यानी कि कोई एक विधेयक है जिस पर विचार करना है तो उसके प्रस्ताव, उस विचार करने वाले प्रस्ताव के
संबंध में इसको पेश कर सकता है, किसको? प्रतिस्थापक प्रस्ताव को। साथ ही साथ और क्या है कि क्या है इसमें कि विधेयक फिर से किसी समिति को निर्दिष्ट किया जाए, यानी कि फिर से किस समिति पर विचार कब किया जाता है, यानी कि पहले विचार चीज़ें हो रही हैं, फिर उस पर हम एक बार सोचते हैं कि फिर से इस पर कोई चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। तो यही बात है, इस पर क्या है कि विधेयक फिर से किसी समिति को निर्दिष्ट किया जाए, यानी कि फिर से किसी समिति को सौंपा जाए। अभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है इससे, तो फिर से किसी समिति को सौंपा जाए, या विधेयक पर वाद विवाद स्थगित कर दिया जाए, या फिर सेटिस्फैक्शन हो चुका है, अब इस पर जो चर्चा परिचर्चा है, डिबेट्स है, वो यहीं पर समाप्त कर दी जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं इसमें। या आप कह सकते हैं इसका जो स्वरूप होता है वो विलंबनकारी होता है, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत विलंबनकारी स्वरूप है। यहाँ पर हम देखते हैं, सोचते हैं कि क्या किया जाए, एक बार चर्चा परिचर्चा हो गई, क्या फिर से इसको किसी समिति को सौंपा जाए या नहीं सौंपा जाए, क्या चर्चा इस पर ख़त्म कर दी जाए। तो इसका जो स्वरूप होता है प्रतिस्थापक प्रस्ताव का, ये विलंबनकारी स्वरूप होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं हम संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, यानी कि जो संशोधन वाला प्रस्ताव है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। उद्देश्य, मूल प्रस्ताव को केवल आंशिक रूप से रूपभेदित करना। क्या कहा गया है? जो मूल प्रस्ताव, हमने मूल प्रस्ताव के बारे में चर्चा की। मूल यानी कि जिसका उद्भव ही, यानी कि सब बाकी चीज़ों का उद्भव ही उससे है, मूल है, वो मूल रूप से वो ही था, उसको बदल बदल कर उसका रूप बदल दिया गया, उसमें संशोधन कर दिए, उसके जगह स्थानापन्न प्रस्ताव ला दिया, ये ला दिया, बहुत सारे प्रस्ताव ला दिए गए, परंतु उसका एक मूल स्वरूप तो होगा ना। बदलाव करके तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसी खड़ी हूँ या आप लोग ऐसे खड़े हैं, आपको का थोड़ा मैक ओवर कर दिया जाए तो थोड़ा चेंजेस आ गए, कपड़े पहनने के स्टाइल में, बालों के हेयर स्टाइल में बदलाव कर दिए गए, चेंजेस। पर अगर पूछे आप मूल रूप से कैसे हैं, नॉर्मल पर्सन कैसे हैं, आप डेली लाइफ में कैसे हैं, तो वो अलग होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि इसका उद्देश्य मूल प्रस्ताव को केवल आंशिक, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से बदल देता है मूल प्रस्ताव को, नहीं, सिर्फ उसके कुछ पार्ट को, यानी कि ये पूरा इतना मूल प्रस्ताव है, इसमें आंशिक परिवर्तन कर दिया, सिर्फ इतने भाग में परिवर्तन कर दिया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही भाग बदल दिया, नहीं। तो जो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया जाता है, उसके द्वारा मूल प्रस्ताव में केवल आंशिक रूप से परिवर्तन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संशोधन केवल प्रस्तावों, संकल्पों या किसी विधेयक के खंडों में ही नहीं किया जाता, परंतु किसी विधेयक के खंड में, संकल्प या प्रस्ताव में भी किया जाता है। यानी कि पूरे प्रस्ताव में आप सोचें कि अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो एक पूरे प्रस्ताव को ही बदल दें या पूरे संकल्प को ही बदल दें। संकल्प क्या होते हैं, इनके बारे में हम प्रस्ताव के बाद ही चर्चा करेंगे। मैंने सबसे पहला जो प्रस्ताव शुरू होने से पहले एक लेक्चर डाला था, उसमें डाला था प्रस्ताव और संकल्प में अंतर क्या होता है, बहुत माइनर सा डिफरेंस बताया था मैंने आपको। उसके बाद हम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, आफ्टर दैट हम संकल्प पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये कहा गया है कि संशोधन ऐसा नहीं है कि किसी संकल्प में, प्रस्ताव में संशोधन किया जा रहा है तो उसको पूरा बदल दें, नहीं, उसके सिर्फ एक छोटे से पार्ट यानी कि जिसे हम खंड कहते हैं, उसमें भी बदलाव कर सकता है और उसमें ही करता है आंशिक रूप से। पहली बात यही कही गई है कि ये आंशिक रूप से बदलाव करता है, पूरी तरीके से नहीं बदलता। संशोधन वाद विवाद के दौरान पेश किया जाता है। ये जो अमेंडमेंट पेश किया जाता है, वाद विवाद यानी कि जब डिबेट हो रही होती है प्रस्ताव पर, तब प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण है, यदि यह स्वीकृत हो जाए, यानी कि ये जो संशोधन है, अमेंडमेंट स्वीकृत, उस पर हाँ मिल जाती है, उस पर अनुमति मिल जाती है, तो मूल प्रश्न को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखा जाता है। तो जो मूल प्रश्न था उस पर जो संशोधन किया गया था, उसी को संशोधित रूप में, यानी कि जो बदलाव उसके कुछ पार्ट में आंशिक जो बदलाव किया गया था, उसको फिर बदलाव के साथ मतदान के लिए, वोट के लिए रखा जाता है। मतदान, वोटिंग के लिए ये जो बदलाव हुआ है आंशिक रूप से, उसके साथ रखा जाता है अगर संशोधन को अनुमति मिल जाती है तो। और क्या कहा गया है इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या है, स्थानापन्न प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। वो कुछ संशोधन प्रस्ताव के जैसा ही होता है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है और माइनर सा डिफरेंस भी होता है। तो इसलिए ये जो
पहला ग्राफ है, महत्वपूर्ण है, देखिए। स्थानापन्न प्रस्ताव का प्रयोजन भी मूल प्रश्न के विकल्प में एक भिन्न प्रस्ताव सदन के समक्ष लाना है। तो क्या है जो स्थानापन्न प्रस्ताव हमने देखा, सबसे जो पहले हमने देखा था वो मूल प्रस्ताव देखा था, उसके बाद हमने स्थानापन्न प्रस्ताव देखा था, थर्ड प्रस्ताव हम सहायक प्रस्ताव देख रहे हैं। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि ये जो स्थानापन्न प्रस्ताव लाया जाता है वो क्यों लाया जाता है, वो लाया जाता है मूल प्रस्ताव के विकल्प यानी कि ऑप्शन के तौर पर। अगर ये नहीं तो ये सही, या फिर आप सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। तो मूल प्रश्न के विकल्प के रूप में एक भिन्न प्रस्ताव, एक अलग प्रस्ताव, भिन्न यानी कि डिफरेंट, अलग, तो एक भिन्न प्रस्ताव सदन के सामने लाना है। इसका मकसद किसका? स्थानापन्न का। परंतु संशोधन से यह इस कारण अलग है कि वह समूचे प्रस्ताव को ही बदल देता है। तो डिफरेंस क्या है स्थानापन्न प्रस्ताव और संशोधन में? डिफरेंस ये है कि हमने अभी देखा जो संशोधन होते हैं, ये पूरा प्रस्ताव है मूल प्रस्ताव। मूल में आंशिक रूप से परिवर्तन जो होता है वो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के तहत होता है। पर जो स्थानापन्न प्रस्ताव लाया जाता है वो आंशिक परिवर्तन नहीं करता, वो पूरे प्रस्ताव को ही बदल देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्थानापन्न प्रस्ताव में और संशोधन प्रस्ताव में। चलिए, ये तो हमने 3 प्रस्ताव देख लिए। अब बात करते हैं कि प्रस्ताव की सूचना किसको दी जाती है और इसकी टेक्निकल चीज़ें देखते हैं प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव की सूचना किसी अन्य सूचना की तरह ही महासचिव को दी जाती है। हमने जो अन्य प्रस्ताव, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं, उसमें एक बात कॉमन थी कि जो सूचनाएं दी जाती हैं वो महासचिव को दी जाती हैं। तो इसमें भी ये कहा गया है कि जो प्रस्ताव की सूचना है वो भी किसी अन्य सूचना की तरह ही महासचिव को दी जाती है। प्रस्तावों की सूचना के लिए कोई अवधि, कोई डेट निर्धारित नहीं है। हमने इससे पहले बहुत सारे सूचनाएं देखी थी, बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी इसी चैप्टर के तहत, संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत। परंतु उसमें एक बात देखी थी कि उसमें अवधि निर्धारित थी। अल्प अवधि सूचनाएं, बहुत सारी सूचनाएं थी जिसके अंदर डेट, किसी में 10 से 22 दिन से, किसी में 10 से 20 दिन थे, कुछ इस तरीके की अवधि निर्धारित थी सभी में। परंतु यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस यह है कि इसमें कोई अवधि निर्धारित नहीं है कि आपको 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये सूचना देनी होगी, नहीं। यहाँ पर ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। यह सूचना किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा दी जाती है। क्या कहा गया है कि ये जो सूचनाएं हैं या तो कोई मंत्री अर्थात सरकारी सदस्य। कल मैंने आपसे कल के लेक्चर में सवाल पूछा था कि सरकारी सदस्य कौन होते हैं और गैर सरकारी। तो मंत्री, जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, आप देखते हैं होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय होते हैं ऐसे मंत्रालय, तो वो होते हैं सरकारी सदस्य। और जो अन्य मेंबर होते हैं सांसद, वो गैर सरकारी। तो क्या कहा गया है कि ये सूचना किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा दी जाती है। पीठासीन अधिकारी किसी प्रस्ताव को गृहीत कर सकता है, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी है उस समय जो संसद में बैठक की अध्यक्षता कर रहा है उसको ही पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज, यानी कि जब भी बैठक की अध्यक्षता हो रही है या फिर बैठक चल रही है सदन की, तो हमेशा अध्यक्ष ही बैठा हो लोकसभा में और राज्यसभा में हमेशा सभापति बैठे हो, नहीं, उनकी बिहाफ पर कोई और भी बैठ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की बात की गई है, जो भी उस समय बैठा हो वहाँ पर। तो क्या कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी किसी प्रस्ताव को उसके अपने ऊपर है, पीठासीन अधिकारी के ऊपर, कि वह चाहे तो किसी प्रस्ताव को ले सकता है यानी कि उसको ग्रहण कर सकता है, या फिर उसको रद्द यानी कि मना भी कर सकता है, या फिर उस पर आंशिक रूप से थोड़ी अनुमति दे सकता है कि ठीक है आप इस पर इतनी चर्चा कर लीजिएगा। तो ये बातें थी कि चाहे तो अध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी उस पर चर्चा कर सकता है यानी कि उसको ग्रहण कर सकता है, या फिर उसको रद्द कर सकता है, या फिर आंशिक अनुमति दे सकता है। प्रस्ताव की विषय वस्तु में
जैसे कि प्रश्नों के मामले में होता है। अब क्या जो विषय वस्तु यानी कि प्रस्ताव की विषय वस्तु के बारे में थोड़ी बात यहाँ पर की गई है कि क्या होता है उसके अंदर। अब कोई प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो उसमें कोई बातें तो होंगी, खाली प्लेन पेपर तो नहीं होगा। तो वो एक बात की जा रही है कि प्रस्ताव की विषय वस्तु में जैसे कि प्रश्नों के मामले में होता है, अन्य बातों के साथ साथ व्यंग्यपूर्ण पद, व्यंग्यपूर्ण यानी कि किसी को हम व्यंग के तौर पर, ओहो आज तो पद बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या बात है, आज कहाँ जाना है, तो ये व्यंग्यपूर्ण बातें नहीं हो जाती। आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। व्यंग्यपूर्ण बातें क्या होती हैं जो आप आपस में दोस्तों में भी बोलते हैं या फिर सिस्टर से या भाई से, किसी से भी छोटे से बोल देते हैं तो व्यंग, एक कटाक्ष करना। तो व्यंग्यपूर्ण पद, मान हानिकारक कथन यानी कि किसी को की अवहेलना करना, किसी को ऐसे शब्द बोल देना जिससे उसको मान हानिकारक शब्द बोलना। आरोप नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए प्रस्ताव में? अन्य बातों के साथ साथ जो बातें हमने और करी प्रस्ताव में देखी थी उनके साथ साथ ना तो इसमें व्यंग्यपूर्ण पद होंगे, ना मान हानिकारक कथन या आरोप होने चाहिए, और उसके द्वारा कोई विशेषाधिकार का प्रश्न या कोई ऐसा मामला नहीं उठाया जाना चाहिए जो न्यायालय में विचाराधीन हो। तो प्रस्ताव के अंतर्गत ना तो आप कोई व्यंग्यपूर्ण बातें कह सकते हैं, ना आप किसी को मान हानिकारक कथन बोल सकते हैं, ना किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, ना ही आप किसी का विशेषाधिकार हनन, जैसे विशेषाधिकार हनन से संबंधित जो बातें उठती हैं वो भी आप प्रस्ताव के तहत नहीं उठा सकते, ना ही आप इस तरीके के मामले प्रस्ताव के तहत उठा सकते हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हो पहले से ही। तो ये आज हमने चर्चा कर ली सहायक प्रस्ताव के बारे में। अब एक प्रस्ताव और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे, साथ ही साथ फिर संकल्प पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।